साहब वॉइस क्लियर है? हाँ चेक करो। कल की क्लास में कहा था जनजातियां खत्म हो गई थी, जनजातियां पूरी पढ़ लिया था ना, ठीक है? क्लियर है वॉइस नहीं है भाई? उसमें दिख भी तो नहीं रहा। क्लियर है? ठीक है, तो आज नया टॉपिक चालू करेंगे हम लोग। और उसका नाम क्या है, कल बता चुका था मैं क्लास में। हाँ, मध्य प्रदेश में टूरिज्म, या जिसे हम पर्यटन भी कहते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर? क्लियर है बॉस? दिक्कत है क्या? क्लियर, ठीक है। चलिए चालू करते हैं आज से। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से शुरू करने से पहले, पर्यटन क्या होता है? पर्यटन क्या डेफिनेशन दोगे? हाँ, घूमने वाला स्थान पर्यटन है? हाँ? ऐतिहासिक जगह। क्यों खत्म नहीं हुई अभी बात है? कैसे कहोगे पर्यटन स्थल? कौन सा टॉपिक है? पर्यटन। फरहान एक बार और चेक करो आप, ठीक है। पर्यटन की बात करें मध्य प्रदेश में, तो मुख्य रूप से तीन तरीके से पर्यटन स्थलों को देखेंगे हम। पर्यटन स्थलों में कौन कौन से तीन प्रकार होंगे, थोड़ा सा डिस्कशन उसी पे करते हैं। सबसे पहले उनको कैटेगराइज करेंगे कि भाई किस तरीके से पर्यटन, कौन सा स्थल किस कैटेगरी में आएगा। तो पर्यटन की बात करें हम, तो तीन पार्टों में हम पर्यटन को डिवाइड करते हैं। कितने पार्टों में? तीन, ठीक है। उससे पहले एक थोड़ी सी सूचना है आपके लिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, और वो है एमपी टेट, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एमपी टेट जिसे हम कहते हैं, उसका पढ़ लिया सब लोगों ने नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के रूप में क्या है कि जल्द से जल्द ये वर्ग 2 और वर्ग 1 की भर्तियां चालू होंगी एमपी में। उसके लिए जल्द से जल्द आपका न्यू बैच प्रारंभ होने वाला है या शुरुआत होने वाली है बीएससी इंस्टीट्यूट के पर। क्या होगा? संविदा वर्ग 1 और उसके साथ में वर्ग 2, ये दोनों बैच जल्दी से जल्दी शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपका बीएड डीएड कंप्लीट है या रनिंग में है, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लेकर रख सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हैं अपना। क्लियर है? एक मिनट अभी डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। अभी इसको शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म, टूरिज्म इन एमपी, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये क्या है? कौन सा फोर्ट है? ग्वालियर फोर्ट, ठीक है। हाँ, किलों का जिब्राल्टर, ऐसा है। चलो भाई मान लेते हैं, अगर तुमने कहा है तो बता दो जिब्राल्टर होता क्या है। ये पता नहीं है, लेकिन सर पढ़े हैं कि जिब्राल्टर है ये किलों का। कहाँ के किलों का? मध्य प्रदेश के? संपूर्ण भारत के? अच्छा हुआ अखंड भारत नहीं कहा तुमने, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये जो फोर्ट हम देख रहे हैं, ये संपूर्ण भारत के किलों का जिब्राल्टर है, ठीक है। ऐसा ही कहना है आपका? पढ़ा है? हाँ, तो मैं भी तो मानता हूँ। चलो मैं भी, इन्होंने कहा तो मैं भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। कि ये भी क्या है, हमारे भारत के जितने भी किले किले हैं उनका क्या है? जिब्राल्टर। अब और आसान कर दें तो इनकी, इसकी बनावट, इसकी स्थापत्य कला, इसकी खूबसूरती इतनी बेहतरीन है कि इसे जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहा जाता है इंडिया का। मतलब इसका मतलब होता है किलों का रत्न, किलों का रत्न।
कौन से फोर्ट को, या दूसरे शब्दों में कहते हैं जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट। इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। पिक्चर इसलिए लगा दी मैंने क्योंकि अच्छा लगता है देखने, लगता है ना फोर्ट अच्छा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यटन की बात अगर हम करें तो मैंने बताया 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम पर्यटन। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3। सबसे पहला जो पार्ट होगा, ये जितने भी हम पर्यटन स्थल पढ़ेंगे उनमें पहला जो पार्ट होगा उसको कहेंगे हम धार्मिक पर्यटन केंद्र, ठीक है, धार्मिक पर्यटन केंद्र। पहली कौन सी कैटेगरी है? धार्मिक पर्यटन केंद्र। अब धार्मिक पर्यटन केंद्र कौन से हैं? चाहे वो हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म या अदर कोई भी जो भी रिलीजियस है, उसकी वो फेमस जगह है जहां पर क्या होते हैं, यात्री या फिर जो टूरिस्ट होते हैं वो काफी अधिक संख्या में जाते हैं। तो ऐसे स्थलों को हम क्या कहते हैं? धार्मिक पर्यटन केंद्र। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लें तो अमरकंटक। अमरकंटक एक क्या है? अमरकंटक क्या होगा? एक धार्मिक पर्यटन केंद्र होगा। उसी तरीके से उज्जैन, इसी तरीके से महेश्वर। अब महेश्वर को आप दोनों जगह गिन सकते हो, ऐतिहासिक भी गिन सकते हो और धार्मिक भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल भी हैं, उसके साथ साथ में धार्मिक, और इसी के साथ साथ में ये प्राकृतिक पर्यटन केंद्र भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बिल्कुल किनारे से नर्मदा निकली हुई है, उसके बाजू में कई पुराने प्राचीन मंदिर हैं, उसी के जस्ट बाजू में कई सारे या बहुत बड़ा एक फोर्ट है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो तीनों किसी भी कैटेगरी में रख सकते हो महेश्वर। और इसी के साथ एक और एग्जांपल लें हम अगर तो ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर क्लियर है? तो ये क्या होंगे? हमारे धार्मिक पर्यटन केंद्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब प्रश्न कैसे पूछेगा? मान लीजिए उसने दे दिया कि अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, या फिर अमरकंटक को भी हम पर्यावरण में भी रख सकते हैं और उसको धार्मिक में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आपसे पूछ लिया कि ओमकारेश्वर किस तरीके का पर्यटन केंद्र है, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिया धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यावरण, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? धार्मिक, ठीक है। लेकिन इस तरीके के प्रश्न बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते? क्योंकि मोस्टली बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में होता है कि एक आध कोई ऐसा स्थल हो जो सिर्फ धार्मिक रूप से हो, ठीक है, बाकी उसके साथ साथ में पर्यटन भी शामिल होता है, मतलब पर्यावरण भी शामिल होता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है हमारी वो कौन सी होती है? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। दूसरे किस प्रकार के ऐतिहासिक स्थल होंगे या फिर पर्यटन केंद्र होंगे? सॉरी, दूसरे कौन से प्रकार के होंगे? ऐतिहासिक प्रकार के पर्यटन केंद्र होंगे। इसमें क्या शामिल होगा? इसमें शामिल होंगे फोर्ट, ठीक है, बड़े बड़े दुर्ग, उसके साथ में मकबरे, समाधियां, इस तरीके की जो चीजें होंगी वो होंगी हमारी क्या? ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र। जैसे कि मान लीजिए चंदेरी, ठीक है, मांडू, ग्वालियर, ये किस प्रकार का पर्यटन केंद्र है? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल प्लेस है ये, ठीक है, किसी ना किसी रूप में इनका संबंध इतिहास से रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पर्यटन यात्री या हम लोग जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट में आता है पर्यावरण या पर्यावरणीय पर्यटन केंद्र। इसमें क्या होगा? यहाँ आप घूमने इसलिए जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बढ़िया घने घने जंगल मिलेंगे, उसके साथ साथ में बढ़िया बढ़िया पर्वत पहाड़ मिलेंगे, ठीक है, एक नेचर के बीच में पहुंच के अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी, इसलिए जाते हो ना। अच्छा, एक 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 एग्जाम्पल लेके जाते हैं। अगर आप उज्जैन को घूमने के लिए जाते हो तो किस उद्देश्य से जाते हो? महाकाल मंदिर और वहां के जो पवित्र मंदिर है उनके दर्शन हेतु, ठीक है, इसलिए जाते हो ना। तो ये कौन सा होगा हमारा? धार्मिक पर्यटन केंद्र, ठीक है। अगर आपने प्लान बना लिया है चंदेरी जाने का तो क्यों जाओगे? क्योंकि आपको वहां के किले देखने हैं, बावड़ियां देखनी है, और वहां के जो समाधियां, मकबरे हैं वो देखने हैं या छतरियां देखनी है। तो ये कैसा है हमारा? ऐतिहासिक। फिर अगर आपका मूड बनता है कि हमें यहाँ दोनों न जा करके हमें जाना है कहाँ? पचमढ़ी। कहाँ जाना है हमें? पचमढ़ी। तो यहाँ क्या देखने जाओगे आप? सतपुड़ा या
उसकी जो प्रकृति है, सतपुड़ा जो पर्वत है, ठीक है, वहाँ की जो चोटियाँ हैं, वहाँ की जो क्या बोलते हैं वनस्पतियाँ हैं, उसके साथ साथ में वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, वो सब देखने के लिए एक तरीके से एडवेंचर के लिए हम लोग जाने की प्लानिंग करते हैं। तो ये क्या है हमारा पर्यावरणीय पर्यटन केंद्र है। ये कौन सी कैटेगरी होगी? मतलब जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं उसका आनंद लेने, उसको घूमने के लिए या फिरने के लिए, पर्यटन के लिए हम जाते हैं, तो क्या कहते हैं हम? पर्यावरणीय पर्यटन केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कैटेगरी करके नहीं पढ़ाऊंगा। आगे जो भी, जैसे मान लीजिए मांडू पढ़ाया मैंने, ये चंदेरी पढ़ाया मैंने, या उसके साथ अजयगढ़, कुछ भी मैंने पढ़ाया, तो ये आपको खुद कैटेगराइज करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। बीच बीच में प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। डेफिनेशन क्या होगी मैं यहाँ बता चुका हूँ, किस तरीके से उसको वर्गीकरण करोगे ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। पहला पर्यटन जो केंद्र होगा हमारा वो होगा ये। ठीक है, ये एक टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक नहीं है। ये कैसा टॉपिक है? इंटरेस्टिंग, आनंद आता है इसको पढ़ के। ठीक है, तो क्यों ना शुरुआत आनंद की नगरी से की जाए, है कि नहीं? तो सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी मांडू घूमने चलेंगे हम लोग। ठीक है तो मांडू अगर घूमने जाएंगे तो सबसे पहला जिला कौन सा कौन से जिले में जाओगे? कौन सी बस पकड़ोगे? धार वाली बस पकड़ेंगे। ठीक है, चार्टेड। ठीक है, नहीं हम तो सवारी गाड़ी वाले हैं जो हर गांव रुक के जाए। ठीक है, जिसको जल्दी पहुंचना वो चार्टेड पकड़े। तो पहला पर्यटन केंद्र कौन सा होगा? मांडू। जिला पूछेगा तो धार। अब देखिए मालवा का क्या है? सौंदर्य स्थल है। वाकई में ये बेहतरीन, बहुत खूबसूरत शहर है मांडू। और कहाँ पड़ता है? धार में पड़ता है, जो कि मैं बता चुका हूं पहले भी कि धार किस प्लेट्यू के अंतर्गत आता है? मालवा प्लेट्यू के। ठीक है, कौन सा? मालवा। मांडू को सादियाबाद अर्थात हर्ष का नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एक तो मांडू, और मांडू का एक और नाम क्या हो गया? सादियाबाद। क्या होगा? सादियाबाद। एक और नाम इसका होगा हर्षनगर। क्या होगा? हर्षनगर। दूसरा, तीसरा इसका नाम होगा आनंद का शहर या आनंद नगरी। और इंग्लिश में पूछ ले तो सिटी ऑफ। ये इतने नाम है मांडू के। क्लियर है? अब अगला पॉइंट देखें तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू को प्राचीन नाम मंडप दुर्ग या मांडवगढ़ था। देखिए इतने तो आपने उपनाम पढ़ लिए इसके, लेकिन अगर प्राचीन नामों की बात करें तो मांडू का प्राचीन नाम क्या था? मांडवगढ़ या मंडप दुर्ग के नाम से भी मांडू को जाना जाता था। नेक्स्ट आता है दिलावर खां। देखना ध्यान से, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो धार जिला था, यह मालवा, जो मालवांचल था, मालवा वाला एरिया, वहां पर किसका शासक था? दिलावर खां। और दिलावर खां का ही पुत्र था कौन? हुशंग शाह। ध्यान से सुनना, शासक कौन था? सुल्तान दिलावर खां। दिलावर खां का पुत्र कौन था? हुशंग शाह। इसने 1405 ईस्वी में, कब? 1401 का 1405 ईस्वी में अपनी राजधानी धार से कहां ट्रांसफर की? मांडू ट्रांसफर कर दी। ध्यान से सुनना, पहले दिलावर खां के समय में इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? धार, मतलब प्रॉपर धार शहर इसकी क्या था? राजधानी था। लेकिन इसका जब पुत्र आता है कौन? हुशंग शाह। साल कौन सा है? 1401, सॉरी सॉरी 1405 ईस्वी। और 1405 ईस्वी में हुशंग शाह क्या करता है? इसको ट्रांसफर कर देता है मांडू। अब कैपिटल हेडक्वार्टर कौन सा होगा? मांडू होगा। किसने ट्रांसफर किया? होशंग शाह ने। ठीक है, इससे पहले कहां पर थी राजधानी? धार। अब 1554, ध्यान से सुनना, कब? 1554 में मालवा के सुल्तान थे बाज बहादुर। कौन थे? बाज बहादुर। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर के आधिपत्य में आया कौन? मांडू। ध्यान से सुनना, कब? 1554 में मालवा के जो सुल्तान थे कौन? बाज बहादुर। इनके आधिपत्य में आ जाता है कौन? मांडू। जिन्होंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनवाए, क्या किया? कुछ स्थापत्य कला में सुधार किया। ठीक है, और कई अलग अलग तरीके के महल बनवाए, जिनमें से काफी फेमस
और बेहतरीन महल देखने को मिलता है हमें जहाज महल। कौन सा महल? जहाज महल। समझ में आया? जहाज महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस महल के चारों तरफ है तालाब, पानी, उस बीच तालाब में एक जहाज के आकार में ये महल बना हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कौन सा? जहाज महल। दूसरा इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया हिंडोला महल का। कौन सा महल का? हिंडोला महल का निर्माण कराया। किसने? राजा बाज बहादुर। ध्यान से सुनना, प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जहाज महल कहां पर स्थापित है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा आपका? मांडू। किसने बनवाया? तो बाज बहादुर। क्लियर है? राजा ये जो सुल्तान थे बाज बहादुर, इनकी एक रानी थी रूपमती। ठीक है, हाँ, काफी फेमस थी इनकी कहानी, पढ़ी हो अगर तो, राजा बाज बहादुर और रूपमती की कहानियां। ठीक है, क्या इनकी जो कहानी थी उस लोकल एरिया में काफी फेमस है। किस किस की? रूपमती और बाज बहादुर। क्लियर? कोई डाउट? हिंडोला महल कहां पर होगा? जहाज महल मांडू में। फिर इसके बाद देखना, जहाज महल, हिंडोला महल हम देख चुके हैं। इसके बाद में हुशंग शाह का मकबरा। अच्छा, ये कौन थे हुशंग शाह? दिलावर खां के पुत्र। और इन्होंने क्या किया था? धार से राजधानी ट्रांसफर कहां की थी? मांडू। तो मृत्यु होगी तो मकबरा ये जो ठीक है, मकबरा कहां पर बनेगा इनका? मांडू में। ठीक है, तो तीन चीजें हमने देखने को मिली हमें। पहली कौन सी थी? जहाज महल, दूसरी हिंडोला, और तीसरी होशंग शाह। फिर अगला आता है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी यहाँ पर स्थापित है, उसके साथ में अशरफी महल। इसको अंडरलाइन करना। तीन महल देखे, अशरफी महल, हिंडोला महल और जहाज महल। क्लियर है? फिर आता है रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल, ठीक है, और लोहानी गुफाएं और चंपा बावड़ी। ये यहाँ पर स्थापित है इस महल के, इस किले के अंदर। ठीक है, रेवा कुंड इसलिए स्थापित है क्योंकि की जो पत्नी थी, क्या नाम था? रूपमती। तो जो राजा थे वो मुस्लिम थे और जो रानी थी वो क्या थी? हिंदू धर्म से संबंध रखती थी। ठीक है, और ये काफी मानती थी किसको? मां नर्मदा को। प्रातः भोर होते ही क्या करती थी? पूजा पूजा करने का काम ये करती थी। तो इन्हीं के लिए इसने क्या बनवाया था? रेवा कुंड बनवाया। समझ में आया? तो क्या देखने को मिला हमें? तीन किले देखे, सबसे सॉरी, तीन महल देखे हमने। पहला कौन सा? हिंडोला, दूसरा जहाज महल, एंड तीसरा अशरफी महल। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पे कि अशरफी महल कहाँ पर स्थापित है। आंसर आपको देना आना चाहिए। ठीक है, हिंडोला कहाँ पर होगा? हिंडोला कहाँ पर होगा? जहाज कहाँ पर होगा? पांडु। ठीक है, होशंग शाह, चूंकि ये नाम अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको पढ़ते समय। होशंग शाह पूछ लेगा, होशंग शाह का मकबरा कहाँ है, पहला ही ऑप्शन रख देगा होशंगाबाद। समझ में आ रहा है? तो धड़ाक से आप नाम मैच करते हुए लगाओगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑप्शन पूरे देखना है। आंसर क्या होगा हमारा? मांडू। ठीक है, फिर आता है कौन सी गुफाएं होंगी यहाँ पर? लोहानी गुफाएं और चंपा बावड़ी। ठीक है, अगला देखें, मांडू को क्या कहते हैं? आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, अभी देख चुके हैं हम। इसके अलावा क्या नाम है इसके? क्या कहते हैं इसे? सादियाबाद भी इसको कहा जाता है। और बाकी मांडव दुर्ग या मांडव नगरी, ये अपने आप ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। नाम क्या याद रखना हमें? सिटी ऑफ जॉय और सादियाबाद। ये दो अन्य नाम जो हमें मुख्य रूप से याद रखना है मांडू के। रानी रूपमती का महल, ठीक है, ये भी कहां पर स्थापित होगा? मांडू में। को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हीं के नाम से, रानी के नाम से इन्होंने बनवाया था। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए किस तरीके का पर्यटन केंद्र होगा? किस तरीके का? ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र होगा। ठीक है, अगला आता है अमरकंटक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पर्यटन केंद्र कौन सा आएगा? अमरकंटक। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी लोकेशन कि अमरकंटक पहुंचना है, ये तो ये होगा कहां पर स्थापित, ठीक है, किस जिले के अंतर्गत आएगा। तो मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने नदियां पढ़ाई थी, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, बताई थी कि नहीं? जब इनका उद्गम मैं बता रहा था, नर्मदा जी का उद्गम जब मैंने बताया था, तो उसके साथ में मैंने तहसील भी बताई थी, उस प्रॉपर जगह का नाम भी बताया था। तो तहसील कौन सी बताई थी मैंने? कौन सी तहसील बताई थी?
पुष्पराजगढ़। कौन सी तहसील बताई थी? जिला कौन सा बताया था? अनूपपुर। जिला कौन सा बताया था? अनूपपुर। समझ में आ रहा है? तो अमरकंटक का पूछ ले तो जिला कौन सा होगा? अनूपपुर। और उसी के अंतर्गत आने वाली पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत ये स्थापित है हमारा कौन सा? अमरकंटक। अब फिर देखें तो नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का इसको क्या कहते हैं? उद्गम। इसलिए पवित्रतम स्थान है ये, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सबसे पवित्र नदियों में से एक है कौन सी? मां नर्मदा, ठीक है, जिसे देवी रूप माना जाता है। इनका उद्गम होता है यहीं से, माई की बगिया अमरकंटक, जो कि आता है पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत। प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा? नयनाभिराम पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? अमरकंटक। नाम याद रखना है, नयनाभिराम, ठीक है। पर्यटन केंद्र कहां पर होगा? अमरकंटक। अब मुझे बताओ ये किस तरीके के पर्यटन केंद्र का उदाहरण है? ये दोनों है, धार्मिक भी और धार्मिक के साथ साथ में पर्यावरणीय, ठीक है, प्राकृतिक भी। समझ में आ रहा है ना? देख सकते हो आप, ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है ये हमारा अमरकंटक, और इसी के साथ साथ में उद्गम स्थल के साथ यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? कपिल धारा जलप्रपात। जब मैंने वाटरफॉल पढ़ाए थे नर्मदा नदी को, तो बताया था इसका कपिल धारा जलप्रपात, उसके साथ सोनमुंग, माई की बगिया, ये काफी फेमस इलाका है, यहाँ का एरिया है। माई की बगिया, वीर चोरा भृगु कमंडल, क्या भृगु ऋषि जो थे उनकी तपोभूमि इसको कहा जाता है। पुष्कर बांध, दुग्धधारा, नर्मदा कुंड आदि पर्यटन केंद्र है। यहाँ पर नाम याद रखना है, एक तो नर्मदा कुंड, उसके साथ सोनमुंग या सोन कुंड, सोन कुंड। सोन कुंड से सोन नदी निकलती है, नर्मदा कुंड से मां नर्मदा निकलती है, और माई की बगिया, कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात यहाँ पर स्थापित हैं। प्राचीन मंदिर जिन्हें कलचुरी राजाओं ने बनाया था, वो भी कई छोटे छोटे प्राकृतिक या प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। ये जो क्षेत्र था, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे एमपी की तब देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र काफी समय तक कलचुरी राजवंश के अंतर्गत आधिपत्य में रहा है। तो कलचुरी राजाओं ने कई तरीके के यहाँ पर मंदिर बनवाए हैं जो हमारे अमरकंटक में स्थापित हैं। कोई डाउट? क्या देखा अभी तक हमने? यहाँ पर प्राचीन जगह में सबसे पहले माई की बगिया, दूसरा कौन सा? सोनकुंड, नर्मदा कुंड, भृगु ऋषि की तपोभूमि, और उसके साथ साथ में क्या देखा आपने? कपिलधारा और दुग्धधारा, ठीक है। अगला आता है चित्रकूट। अगला स्थल कौन सा आएगा? चित्रकूट। अब ध्यान से देखना, चित्रकूट बात करें तो ये यूपी और उसके साथ में एमपी दोनों स्टेट्स में पाया जाता है। ये सीमा इसकी आती है चित्रकूट की। एमपी का जो पोर्शन होगा, एमपी वाला जो हिस्सा होगा, कौन से जिले में आएगा? सतना जिले में आएगा, ठीक है। और यूपी किसमें आएगा? यूपी में खुद चित्रकूट एक जिला है। समझ में आया? तो क्या होगा चित्रकूट, अगर आपसे लोकेशन पूछ ले तो किस जिले में आएगा? एमपी के सतना में, ठीक है। की बात करेगा तो चित्रकूट अलग से एक जिला है। अब चित्रकूट की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सतना जिले में स्थापित है। प्राचीन काल में तपस्या एवं शांति का क्या रहा है? ये स्थल रहा है। वाकई में ये तपस्या और शांति का स्थल रहा है, क्योंकि महान संत तुलसीदास जी की ये क्या रहा है? तपोभूमि या तपस्या स्थल ही रहा है। यहाँ पर रहकर उन्होंने तन मनन किया था, तपस्या की थी, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए और फेमस है क्योंकि जो हिंदू धर्म के त्रिदेव हैं, ठीक है, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका बाल अवतार यहाँ पर हुआ था। माता अनुसुईया के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बाल रूप में क्या हुआ था? उनका अवतार हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र स्थल इसको क्या किया है? घोषित किया है। महाकवि तुलसीदास आत्मिक शांति के लिए क्या हुआ था? यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से ये टूरिज्म के साथ साथ में पवित्र स्थल भी सरकार ने घोषित किया। क्लियर है? कोई डाउट? बाल अवतार कहां पर हुआ था? चित्रकूट में, ठीक है। इन सब के अलावा भी एक आध चीज हमको देखने को मिलेगी, वो है कि वनवास के समय भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि अत्रि गत, हाँ साथ में लिख दिया उन्होंने, ठीक है, और अनुसुईया के अतिथि बनकर यहाँ पर आए हुए थे। एक कहानी फेमस थी, ठीक है, कि सती अनुसुईया ने क्या किया था? है, सुना है कहानी? क्या हुआ था? मैं तो बताओ।
हाँ, नहीं है पता? देख के आना घर से, ठीक है। सती अनुसुईया और भगवान द्वितीय रुद्रदेव थे, इनके बाल अवतार की कहानी, ठीक है। मैं बता दूं? हाँ, खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप बता दो। नहीं सुना है? एक बार तीनों जो देवियां थी, कौन कौन, पार्वती माता, उसके साथ साथ में हाँ सरस्वती माता, और उसके साथ लक्ष्मी जी, ठीक है। तो इन तीनों में वो बोलते हैं, अब किंवदंतियां या कहानी प्राचीन भाषा जो ग्रंथों में देखने को मिलती है, तीनों में क्या होता है, अभिमान आ जाता है, ठीक है। और उसी अभिमान को तोड़ती हैं कौन, माता अनुसुईया, ठीक है। देखना घर जाकर, थोड़े कहानी इंटरेस्टिंग है, लंबी है, थोड़ा देख लेना, यूट्यूब पर डली हुई है, ठीक है। मुझे थोड़ा इसको आगे बढ़ाना है, इसलिए नहीं। हाँ देख लेना, इनका भगवान बाल अवतार लेकर के आते हैं इनके यहाँ, फिर तीनों प्रार्थना करने जाती हैं अनुसुईया जी के यहाँ, नहीं छोड़ दो हमारे प्रभु जो हैं, ठीक है, बाल अवतार में नहीं। ठीक है, तो देखना है, इसका इंटरेस्टिंग कहानी है। जहांगीर के क्रोध से पीड़ित कौन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, क्या नाम था, अब्दुल रहीम खान ए खाना, या खान खाना भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कौन थे ये, देखना याद रखना। अकबर जो था, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि उसके क्या रखता था, 9 रत्न रखता था अपने, तो उन 9 रत्नों में से एक रत्न थे कौन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है। जब अकबर की मृत्यु होती है, उसके बाद शासन कौन करेगा, जहांगीर, ठीक है। कौन करेगा, जहांगीर करेगा। तो जहांगीर और अब्दुल रहीम खाने खाना की बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद होते हैं इनमें, इनके बीच में। तो जहांगीर के क्रोध से बचने के लिए कि अगर अब मैं दिल्ली में रहा, तो खाने खाना जी कहते हैं कि जहांगीर मौका देख के हमको क्या करेगा, उल्टा देगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वहां से निकल के कहा आ जाते हैं, चित्रकूट में शरण लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो ये बता चुका हूं इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री, किसके नवरत्नों में शामिल थे, अकबर के, ठीक है। दर्शनीय स्थलों में जानकी कुंड, ठीक है, क्योंकि माता सीता यहाँ पर रही थी वनवास के दौरान, तो उन्हीं के नाम पे क्या है, जानकी कुंड। सती अनुसुईया, ठीक है, कुंड इन्हीं के, इनके नाम पर भी रहा। उसके बाद एक नदी है, जिसे कहते हैं हम गुप्त गोदावरी, जो कि एक गुफा में, ठीक है, एक जो लंबी गुफा होती है उसमें बहती है, इसको कहा जाता है क्या, गुप्त गोदावरी। और हनुमान धारा, ठीक है, भातकूप और स्फटिक शिला, ठीक है, ये देखने को मिलती है हमें कहां पर, चित्रकूट। मुख्य रूप से याद रखना है आपको, कौन सा, गुप्त गोदावरी, उसके बाद स्फटिक शिला, और ठीक है, हाँ भरतकूप या भतकूप जिसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा क्या, पचमढ़ी। नेक्स्ट क्या आएगा, पचमढ़ी, ठीक है। पचमढ़ी की अगर बात करूं तो जिला कौन सा होगा, कई बार मैं बता चुका हूं, पिपरिया, और पिपरिया जो तहसील है उसके अंतर्गत आता है पचमढ़ी, और जिला कौन सा लगेगा, वर्तमान नर्मदापुरम, पुराना होशंगाबाद, ठीक है। क्लियर है? पर्यटकों का क्या कहते हैं इसको, स्वर्ग, पर्यटकों का स्वर्ग, स्वर्ग में जाना है, ठीक है, स्वर्ग में जाना है क्या, नहीं जाना, ऐसा नहीं मिलता है स्वर्ग। पहले तो आपको कंडीशन क्या है कि एक अच्छा पर्यटक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा पर्यटक हो गए, और अच्छा पर्यटक होने के बाद में कहाँ जाओगे, पचमढ़ी, और वहां पर जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और वहां पर जो सबसे गहरी खाई है, जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। छोटा सा काम करना है, रेलिंग पे खड़ा होकर के, और डाइविंग करनी है, तो सीधा क्या मिलेगा, स्वर्ग। इसलिए तो कहा जाता है पर्यटकों को, ठीक है। तो क्या कर मत देना ऐसा, ठीक है, नहीं तो वहां से मेरा नाम लगा दो कि सर ने भाई भड़का भड़का दिया था, सर ने कहा था कि यहाँ से कूदोगे तो सीधा स्वर्ग जाओगे। हाँ। तो प्रदेश का एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन मतलब, हिल का मतलब क्या होता है, हिल्स का मतलब पहाड़ियां, ठीक है। तो एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है हमारा, पचमढ़ी। ये कई बार पूछा है कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सी जगह है, पचमढ़ी। कौन सी पर्वत श्रृंखला, उसके अंतर्गत, सतपुड़ा के अंतर्गत कौन सी, तो मतलब पुराना याद है क्यों, ठीक है। कहां पर होगा, हिल स्टेशन पचमढ़ी, होशंगाबाद जिले की सतपुड़ा पर्वत पर
स्थित है। ठीक है, मैंने बताया हुआ था सतपुड़ा को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। बीच का जो हिस्सा था उसको क्या कहते थे, महाद्वीप। इसी के अंतर्गत आता था हमारा पचमढ़ी। पचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 5 कुटिया। शाब्दिक इस अर्थ का, पचमढ़ी शब्द का अगर अर्थ लगाएं तो इसका क्या मतलब होगा, 5 कुटिया। वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल, नाम सुन के ही पता लग गया भारी। ठीक है, वेलकम हेरिटेज होटल। ठीक है, क्या होगा, नाम से पता लग गया कि भारी जीप खाली यहाँ पर होती होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है। क्या नाम है, वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल। पांडवों का वनवास स्थल, पूरी तरीके से पांडवों का वनवास स्थल नहीं रहा है। जब पांडव भी जैसे वनवास में थे तो उन्होंने कुछ समय यहाँ पर बिताया था, कहाँ पर, पचमढ़ी में। ठीक है, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर कुछ क्या है, पांडव गुफाएं भी है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने चित्रकूट के बारे में अभी देखा, तो भगवान राम जब वनवास के समय में थे तो अयोध्या से शुरू करके कहाँ तक गए थे, श्रीलंका तक। ठीक है, लंका तक गए थे। ठीक है, तो बीच में क्या, उस समय के लिए चित्रकूट में रुके थे कि नहीं। इसी तरीके से हम देखें, जब पांडव भी अपने वनवास में थे तो उन्होंने कुछ समय बिताया था कहाँ पर, पचमढ़ी। क्लियर है। फिर आता है कैप्टन फोर्सेन, है एक विदेशी पर्यटक थे। ठीक है, क्या नाम था, कैप्टन फोर्से। एक पॉइंट का नाम है, पीक का नाम है प्रियदर्शनी पॉइंट, यहां से सर्वप्रथम किसकी, पचमढ़ी। तो भाई ये पर्यटन केंद्र भी, यहाँ पर प्राचीन गुफाएं हैं, प्राचीन स्थल हैं। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है, हमारे पचमढ़ी में, इस प्रियदर्शनी पॉइंट। क्लियर है, किसने, कैप्टन फोर्से ने। पर्वतीय जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है, को बताने की क्या जरूरत। हांडी खो, खो का मतलब क्या होता है, पूरा खो बताया था, याद है जब सिंध नदी पढ़ा रहा था। क्या होता है, खो का मतलब खाई। ठीक है, पूरा खो जो पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है। ठीक है, क्या होगा, हाँ वो भूरा खो, वो सिंध नदी याद हो गई थी। हांडी खो, खो का मतलब होता है गहरा गड्ढा। क्या होता है, गहरा गड्ढा या गहरी खाई। तो क्या है पचमढ़ी, क्योंकि कहते हैं पर्यावरणीय स्थल है, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अभी। तो क्या होगा, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, उसके साथ साथ में गहरी खाइयां होंगी। तो कई सारी जो गहरी खाइयां या खो है, उनमें से सबसे जो गहरी खो है वो कौन सी है, हांडी खो। ठीक है, पचमढ़ी, पचमढ़ी को पर्वतों की क्या कहा जाता है, रानी। ठीक है, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, पचमढ़ी को। और पचमढ़ी प्रथम स्थान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित या आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया। मैंने 3 क्षेत्र बताए थे, याद है कि नहीं, कौन कौन से थे, पहला, पहला कौन सा बताया था, दूसरा, ठीक है, और तीसरा, ठीक है, हाँ याद है, अचानक मार और पन्ना। तो सबसे पहला कौन सा था हमारा, पचमढ़ी। इसी के साथ में अप्सरा विहार, अप्सरा विहार, धूपगढ़, जटाशंकर, पांडव गुफाएं, छोटा महादेव मंदिर, चौरागढ़, ये यहाँ पर, ठीक है, कुछ दर्शनीय स्थल है। फिर से सुनना, कौन सा विहार होगा, अप्सरा विहार, उसके साथ धूपगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, किस पहाड़ी में अवस्थित है, महादेव। उसके साथ धूपगढ़ के साथ जटाशंकर मंदिर, पांडव गुफाएं, चूंकि पांडवों ने अपना वनवास यहाँ पर क्या किया था, व्यतीत किया था, तो पांडव गुफाएं, और उसके साथ छोटा महादेव मंदिर और चौरागढ़, ये यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट आता है भेड़ाघाट। नेक्स्ट कौन सा आएगा, भेड़ाघाट। ठीक है, जिला कौन सा होगा, जबलपुर। जिला कौन सा होगा, ठीक है, जबलपुर से लगभग 21, एग्जैक्ट नहीं है ये, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा भेड़ाघाट। ठीक है, नर्मदा नदी के जल प्रवाह के कारण अति सुंदर दृश्य उपस्थित क्या होता है जैसे कि ये उदाहरण है हमारा, क्या, धुआंधार। क्या होता है कि नर्मदा नदी एक समानांतर बहती हुई आती है, नीचे क्या मिलती है, संगमरमर की चट्टानें और गहरी खाई होती है। तो जब नर्मदा का वाटर, या जो नर्मदा नदी का जो पानी है, जब इन संगमरमर की चट्टानों पर गिरता है, ठीक है, तो क्या होता है, इन संगमरमर की चट्टानों से टकराने के बाद में एक धुएं के जैसी छोटी छोटी बूंदें ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर एक सुंदर और काफी विहंगम दृश्य
है जिसे हम बात कहते हैं, कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होता है देखो, यहाँ पर काफी सरफेस वाला एरिया है। अब ये पूरा पानी कहाँ आ जाता है? सिमट के इस वाली जगह पर। ठीक है, अब जैसे ही ये धुआंधार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, तो लगभग लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद एक गहरी सकरी खाई में नर्मदा जी बहती है। ये देखो, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे निकाल लें, और आगे भी निकालें। ठीक है, नहीं ज्यादा आगे नहीं निकालेंगे, तुम लोग बह जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है, एक गहरी सकरी खाई में भेड़ाघाट में नर्मदा बहती है, और यहाँ पर होता है बोटिंग का काम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? बोटिंग होती है। ठीक है, दोनों ओर काफी ऊंची ऊंची संगमरमर की चट्टानें होती हैं, बीच में ताजी बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोटिंग भी होती है, और उसके साथ साथ में बेहतरीन दृश्य देखने को मिलता है धुआंधार जलप्रपात का। समझ में आया? तो ये भी काफी एक लुभावनी पर्यटकों के लिए जगह है। क्या नाम है? भेड़ाघाट। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने इसको क्या किया है? पवित्र स्थल घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि पहला तो नर्मदा जी, और दूसरा कारण है कि इस नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। ठीक है, क्या होंगे? जैसे कि 64 योगिनी मंदिर। जैसे ही भेड़ाघाट से हम लोग सीढ़ियां उतर के नीचे घाट पे जाएंगे, सबसे पहले हमें कौन सा मंदिर मिलेगा? 64 योगिनी मंदिर, जो काफी प्राचीन है। उसके साथ साथ में कई और प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। तो ये भी क्या है? एक पवित्र स्थल है, उसके साथ साथ में काफी घूमने की दृष्टिकोण से देखें तो बेहतरीन जगह है। क्लियर है? भृगु मुनि के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है? भेड़ाघाट। सफेद संगमरमर की चट्टानों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। खनिज पढ़ाए थे तब बताया था ना, संगमरमर 3 तरीके का बताया था। व्हाइट कहां पर मिलता है? व्हाइट मार्बल जबलपुर भेड़ाघाट। ठीक है, क्लियर है? जबलपुर में कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी, तो बता चुका हूं मैं। 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? जबलपुर। ठीक है, उसके साथ धुआंधार जलप्रपात और बंदर कूंदी गौरी शंकर मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। ध्यान से देखना, कौन सा जलप्रपात होगा? धुआंधार। अभी मैंने दिखाया कि नहीं? ये वाटरफॉल कौन सा होगा? धुआंधार। इसके आगे थोड़े से जाएंगे तो फिर इस तरीके की स्ट्रक्चर या इस तरीके की संरचना या खाई में हमें नर्मदा जी बहते हुए मिलती है। देखो, यहाँ पर ये दोनों तरफ क्या है? संगमरमर की चट्टानें। ठीक है, बीचों बीच चट्टानों में क्या होती है? हमारी नर्मदा नदी बहती। ठीक है, अब यहाँ पर होती है बोटिंग। ठीक है, अब बोटिंग के साथ साथ में आपको कई तरीके के दृश्य देखने को मिलेंगे। उसी के साथ एक और दृश्य देखता है, उसे कहते हैं बंदरकुंडी। क्या देखने को मिलता है? बंदरकुंडी। क्या होता होगा यहाँ पर? बंदर छलांग लगाते होंगे यहाँ से। ठीक है, नदी में। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे रहते हैं। ठीक है, कौन बैठे रहते हैं? कुछ बच्चे, छोटे छोटे ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 14-15 साल, 16 साल, 18 साल के। अब जब आप बोटिंग करेंगे तो आप जेब में से निकाल के एक 100 का नोट यहाँ डाल दीजिए पानी में। हर जब कूदनी देखनी है बंदर की, तो कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। अब समझ जाओ, तो ये 100 का नोट जैसे ही आपने पानी में डाला, अब तुरंत तो वो जाएगा नहीं, सिक्का तो है नहीं कि जैसे ही डाला पानी में चला गया अंदर। कुछ देर वो सतह पर रहेगा, पानी की गीला होगा, उसके बाद वो डूबेगा। तो यहाँ पर नंबर लगता है, जैसे 3 बैठे हैं। ठीक है, अब नंबर किसका है? इसका है पहले। तो सबसे पहले के जैसे ही नोट दिखेगा तो तुरंत ये ऊपर से छलांग मारे। ठीक है, अब वो 30 फीट, 35 फीट, 40 फीट जितनी भी ऊंचाई हो, वहां से ये आपका छलांग मारेगा, उस नोट निकाल के ले जाएगा। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा? इसका। फिर खर्च होगा, उसकी हो सकता है डिमांड वो 100 में जाए या 500 में जाए, करतब दिखाते हुए। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बंदर कुंडी। कुंता कौन है? ठीक है, हाँ, इंसानी बच्चे। ठीक, मदन महल का निर्माण। देखो यहाँ पर भेड़ाघाट, जबलपुर की बात करें तो भेड़ाघाट के अलावा एक और यहाँ पर बहुत बेहतरीन किला देखने को मिलता है, जिसका क्या नाम है? मदन महल। ठीक है, इसी के नाम पर स्टेशन भी है जबलपुर का, एक रेलवे स्टेशन है इसी के नाम पर, एक जबलपुर खुद और उसके साथ मदन महल। ठीक है, तो मदन महल का निर्माण किसने करवाया था? गोंड राजा मदन शाह द्वारा जबलपुर के समीप या जबलपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर पर मदन महल फोर्ट का निर्माण किया गया। ठीक है,
अब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताएंगे ये वाला जो हिस्सा था महाकौशल वाला, ये मुख्यतः अधिपत्य में रहा है गौड़ राजवंश। इसके गौड़ राजवंश के। आपने रानी दुर्गावती की कहानी देखी, पढ़ा हो कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, शाह दलपत शाह, मदन शाह, ठीक है, ये गौड़ राजवंश के कुछ प्रमुख राजा थे और उन्हीं में से राजा मदन शाह ने इस महल का निर्माण करवाया। इन्हीं के नाम पर महल का नाम पड़ा क्या, मदन महल, ठीक है। तो जबलपुर में कितनी चीजें देखने को मिली हमें, पहला भेड़ाघाट, भेड़ाघाट की बात करेंगे तो धुआंधार, धुआंधार के बाद 64 योगिनी मंदिर, और उसी के पास में हाँ कुछ छोटी छोटी जगह जैसे बंदर पूर्णी, बाद में गौरी शंकर मंदिर। और जबलपुर में ही हमें देखने को मिला कौन सा, मदन महल, किसने निर्माण करवाया, गौड़ राजवंश के राजा मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। अगले कुछ पर्यटन जो केंद्र है वो कल देखेंगे, कल मतलब मंडे को, कल तो कंप्यूटर क्लास हो, मंडे को देखेंगे।